नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएस चड्डा में। और आज अपन पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अपनी बॉडी में क्या होता है उसके बारे में। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी चीज़ें आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं, पहले थोड़ा सा उनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। उसके बाद अपन पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जो अपना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है दोस्तों, इसका जो वीडियो है मैंने बनाया है आपके लिए। तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र इसको बोला जाता है। और इसमें अपनी बॉडी में किस प्रकार से पूरे रक्त का या पूरी बॉडी में किस प्रकार जो अपना ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है, इधर से उधर जाता है, परिवहन किन किन चीज़ों का करता है और क्यों इधर से उधर होता है, उन सारी चीज़ों को जानेंगे और उनको देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसको कंडक्ट करने वाला कौन होता है, परिसंचरण। तो आपने नाम सुना होगा कि कार्डियो जो होता है, कार्डियो किसे कहते हैं, हार्ट को, यानी कि जो हृदय होता है उसको कार्डियो कहा जाता है। और जो कार्डियो होता है ये मुख्य अंग होता है ब्लड को बॉडी में सप्लाई कराने के लिए। जैसे कि जो पंपिंग होती है, आपने सुना होगा कि अपना जो हृदय है वो एक मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है, पंपिंग करता है। और ये पंपिंग क्यों क्या की जाती है, ताकि ब्लड को पूरे शरीर में भेजा जा सके और वहां से क्या किया जा सके, उसको खींचा जा सके। तो ये क्यों करता है हृदय, जो कार्डियो है, जो हृदय है, ये कार्य क्यों करता है और किस लिए ये आवश्यक है। अगर हृदय कार्य करना बंद कर देगा तो हृदय घात उसको बोल देंगे अपन, और उससे इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो कार्डियो होता है हृदय, और इसके द्वारा रक्त का क्या होता है, परिसंचरण। और इसकी खोज किसने करी थी, इसके जो खोज करता है कौन है। तो खोज के बारे में बात करें रक्त परिसंचरण की, तो एक विलियम हार्वे नाम के व्यक्ति थे। विलियम हार्वे नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या की, रक्त परिसंचरण की, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में, उसकी खोज करी थी। इन्होंने बताया था कि अगर देखा जाए प्राणी मात्र में तो दो तरह के क्या होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम्स होते हैं। दो तरह के कौन कौन से, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, और दूसरा होता है क्लोज यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। तो ये क्या होता है, किस प्रकार से विलियम हार्वे ने हमें बताया। जैसे कि खुला परिसंचरण का अर्थ होता है कि शरीर में कहीं भी ऊतकों के माध्यम से जो ब्लड है वो घूमता रहता है। शरीर में किसके माध्यम से, ऊतकों के माध्यम से, जो टिश्यूज होते हैं उनके माध्यम से जो ब्लड होता है। जैसे कि मेरा एक हाथ है, इसमें कुछ ना कुछ टिश्यूज है, परंतु मेरा ब्लड डायरेक्ट सप्लाई नहीं होता, हर जगह कहीं भी घूमता नहीं रहता। तो अगर डायरेक्ट पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई होता डायरेक्टली बिना किसी माध्यम के, डायरेक्ट ऊतकों के साथ, तो उसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और ये होता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि जो मक्खी होती है, जो मच्छर होते हैं और तितली होती है, जिनका जो शरीर होता है बहुत पतला होता है और उनमें किसी भी प्रकार की वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, डायरेक्ट पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। तो उनको क्या बोलते हैं कि आर्थ्रोपोडा में कौन सा सर्कुलेशन सिस्टम होता है, तो खुला ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है ब्लड का। क्लोज जो होता है वो वाहिकाओं के माध्यम से होता है, यानी कि नलियों के माध्यम से, वाहिकाओं के माध्यम से क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। तो ये जो वाहिकाएं होती हैं दोस्तों, ये अगर इंसान की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो दो प्रकार की होती है। जैसे कि एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। तो ये क्या होती है वेन्स और आर्टरी, जैसे कि इसको बोलते हैं धमनी और इनको बोलते हैं शिरा। तो ब्लड जो होता है इन दोनों के माध्यम से, आर्टरी के माध्यम से और जो वेन्स होती हैं इनके माध्यम से, इन्हीं वाहिकाओं के माध्यम में से क्या करता है, जो शरीर है उसमें सप्लाई होता है, वहां जाता है, वहां आता है। तो जो अपना हार्ट होता है वो क्या करता है कि अशुद्ध रक्त को अपने पास बुलाता है
और शुद्ध रक्त को क्या करता है, कोशिकाओं के पास भेजता है। तो जो अशुद्ध रक्त होता है वो वेन्स के माध्यम से आता है, शिराओं के माध्यम से आता है। कौन सा रक्त, अशुद्ध, जिसमें अशुद्धियां होती हैं। और जो प्योर ब्लड होता है, शुद्ध जो ब्लड होता है वो किसके माध्यम से सर्कुलेट होता है, आर्टरीज के माध्यम से, धमनी के माध्यम से। केवल इसका जो पल्मोनरी होती है वो अपवाद होती है। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो भी अपवाद होती है, और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो भी क्या होती है, अपवाद होती है। जैसे कि अगर वेन्स की बात करें पल्मोनरी शिरा की, तो उसमें शुद्ध रक्त क्या होता है, प्रवाहित होता है। और पल्मोनरी अगर धमनी की बात करें तो उसमें अशुद्ध रक्त क्या होता है, प्रवाहित होता है। और बहुत सारे एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त का क्या करती है, प्रवाहित करती है, अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो पल्मोनरी, या जैसे हिंदी में अपन फफूंदीय शिरा या फफूंदीय धमनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है वाहिकाओं के माध्यम से होता है। तो ये किस किस में होता है, जैसे कि जो एव्स होते हैं, एव्स यानी कि पक्षी वर्ग, उसके अलावा जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स यानी कि स्तनधारी, जिसमें मनुष्य भी आ जाते हैं, जीव जानवर जो जंतु होते हैं वो सभी स्तनधारी के अंतर्गत ही आते हैं। उन सभी में वाहिकाओं के माध्यम से ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, क्लोज यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसकी खोज करी थी दोस्तों विलियम हार्वे ने। तो ये नाम भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो बात हो गई कि वाहिकाओं के माध्यम से होता है या बिना वाहिकाओं के ऊतकों के माध्यम से होता है, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये चीज ये हो गई। अब जो ब्लड होता है होता क्या है, रक्त जो होता है वो होता है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कि जो ब्लड होता है अपनी बॉडी में, उसका निर्माण कहां पर होता है, ब्लड होता है उसका निर्माण कहां पर होता है और किस प्रकार से होता है। तो अगर निर्माण की बात करें ब्लड की अगर फॉर्मेशन की या प्रोडक्शन की बात करें तो ये जो होता है ये होता है बोन मैरो में। कहां पर होता है, बोन मैरो। इंसानों में कहां पर होता है, बोन मैरो में, जिसको अपन बोलते हैं अस्थि मज्जा में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। उसके अलावा अगर भ्रूण की बात करें, जो भ्रूण होता है, जैसे कि कोई जो बालक है, बालिका है, अपनी माता के गर्भ में है तो उसको भ्रूण बोला जाएगा। तो उसमें भी तो ब्लड का ये होता है, मानव में, मनुष्य में, ह्यूमन में कैसे होता है, बोन मैरो में। अगर भ्रूण है तो भ्रूण में कहां पर होगा, जो भ्रूण होता है उसमें होता है लीवर में, यानी कि जो यकृत होता है उसमें ब्लड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब ब्लड बन जाता है तो स्टोरेज कहां पर होता है, उसका भंडारण कहां पर होता है, वो भी जरूरी होता है देखने को कि ब्लड का भंडारण, इसका जो स्टोरेज है वो कहां पर होता है। अब ब्लड स्टोर कहां पर होता है, तो अगर बात करें बॉडी की, इन बॉडी शरीर के अंदर भी इसको भंडारित कर सकते हैं। दूसरा, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसको लैब में भंडारित किया जाता है। तो शरीर के अंदर रक्त का भंडारण कहां पर होता है, तो शरीर के अंदर अगर बात की जाए तो रक्त का जो भंडारण होता है वो स्प्लीन में होता है, जिसे अपन बोलते हैं प्लीहा। अब ये प्लीहा क्या होती है, स्प्लीन क्या होती है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। और इस थैलीनुमा संरचना की स्थिति कहां होती है, शरीर में कहां पर होती है, तो ये आमाशय जो होता है उसके पीछे होती है, आमाशय के पीछे होती है। और जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उससे आगे होती है। तो इन दोनों के बीच में फंसी हुई होती है जो प्लीहा होती है, जो स्प्लीन होती है। अब इससे पहले देखा था कि लीवर के बारे में तो आप लोग शायद जानते ही होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको लीवर के बारे में पता ही होगा। शरीर की सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात की जाए, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, सबसे बड़ी ग्लैंड्स है ना,
कौन हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। अगर अस्थि मज्जा के बारे में आप नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि अस्थि मज्जा होता क्या है। दोस्तों अस्थि या बोन बोला जाता है, जो हड्डी होती है उसी को क्या बोला जाता है, अस्थि या बोन बोला जाता है। तो जो अस्थि होती है शरीर की वो ऐसी दिखाई देती है, लगभग ऐसी ही जो बोन होती है सबकी बॉडी में, हर एक बोन इसी प्रकार से होती है। और इस बोन के बीच में क्या होती है, कुछ ना कुछ जगह होती है, कुछ खाली जगह होती है जहां पर गुहा होती है, यानी कि खाली जगह, छेद होता है। तो वो जो छेद होता है, वो जो गुहा होती है, उसी को बोलते हैं अपन अस्थि मज्जा या बोन मेरो। और यहीं पर क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है, ब्लड यहाँ पर बनता है। तो शरीर में तो 206 ऐसी हड्डियां हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं, 206। तो क्या सब में बोन मेरो होता है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। केवल कुछ बड़ी जो अस्थियां होती हैं उनमें ही, जैसे कि अपन बात करें बड़ी अस्थियां कौन सी होती है, फीमर, जो जांग की हड्डी होती है, फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। हाथों की जो हड्डियां होती हैं उनमें भी बोन मेरो पाया जाता है, और वहां पर क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। और ये स्टोरेज कहां पर किया जाता है, स्प्लीन में, जो प्लीहा है वहां पर स्टोरेज होता है, वहां पर भंडारित होता है। अगर बात की जाए कि लेब में, जो लेब होती है, लेबोरेटरी होती है, वहां पर इसका भंडारण कैसे किया जाता है, जब ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट किया जाता है, तो ब्लड डोनेट करने के बाद उसमें सबसे पहले कोई से भी ग्रुप का हो, ग्रुप क्या होते हैं उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो कोई सा भी ब्लड हो उसके साथ सबसे पहले तो ऑक्सीलेट मिलाते हैं, और ऑक्सीलेट मिलाने के बाद ये जो ब्लड होता है, इसके घटक जो होते हैं वो मरते नहीं है, यानी कि जो घटक होते हैं वो मृत नहीं होते हैं, वो डेड नहीं होते, इसलिए उसमें ऑक्सीलेट मिलाया जाता है। और इसको ओनली 40 डेज के लिए क्या कर सकते हैं, 40 दिन के लिए भंडारित कर सकते हैं। और इसका जो लेब का टेम्परेचर रखना पड़ता है 4 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है, तब जाके ब्लड को क्या किया जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है। ये इसकी कंडीशन होती है कि लेब में जो ब्लड होता है उसको भंडारित किस प्रकार से किया जा सकता है। उसके अलावा देखते हैं अपन कि जो ब्लड है उसके घटक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ब्लड में जो सबसे मुख्य घटक होता है, ब्लड का जो कार्य होता है वो क्या होता है, ब्लड काम क्या करता है शरीर के अंदर, वर्क या इसका जो कार्य होता है क्या होता है। तो कार्य की अगर बात की जाए, इसके वर्क बात की जाए, तो ये बहुत सारी चीजों का क्या करता है, परिवहन करता है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो किसका परिवहन करता है, जैसे कि ब्लड जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन कुछ गैसों के साथ साथ पोषक पदार्थों का और एनर्जी का, ऊर्जा का क्या करती है, परिवहन किया जाता है। तो गैसेस कौन कौन सी, जैसे कि O2 ऑक्सीजन और CO2 जो होती है उनका परिवहन ब्लड के द्वारा किया जाता है। कुछ पोषक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज जो होता है, जैसे कि आंतों के द्वारा क्या किया जाता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा ग्लूकोज को क्या किया जाता है, जब मोनोसेकेराइड होते हैं उनका अवशोषण करते हैं, तो वहां से जो यकृत तक लाने का काम करती है ग्लूकोज को ब्लड करता है। कौन करता है, ब्लड करता है। तो इनका भी करता है, और जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसका भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो अब ये जो रक्त है, ये ब्लड है, अगर इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन प्लस क्या है, ब्लड है, या ब्लड में क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो इसका जो रंग होगा वो होगा चमकदार लाल। कैसा होगा, चमकदार लाल, यानी कि शाइनिंग रेड होगा। और ये किसकी उपस्थिति के कारण चमकदार होगा, Hb यानी कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होगा कैसा होगा, चमकदार लाल होगा। अगर ब्लड के साथ CO2 मिला हुआ है, CO2 प्लस ब्लड है,
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है रक्त में, तो इसका रंग जो होगा वो होगा गहरा लाल, या इसको बोल सकते हैं अपन काला, लगभग काला। और ये Hb की डेफिशिएंसी, इसकी कमी के कारण इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, गहरा लाल हो जाता है। अब देखेंगे अपन कि जो ब्लड होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसके घटक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि नाम आपने सुने होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा वगैरह। तो ये सब क्या होते हैं, ये सभी मिलकर ब्लड बनाते हैं। ब्लड केवल आरबीसी नहीं होती है, ये सब चीजें मिलकर ये सब क्या कहलाते हैं, ब्लड कहलाते हैं। कौन कौन सी चीजें, जैसे कि अपन देखने वाले हैं रक्त के घटक। रक्त के घटक, तो रक्त के जो घटक हैं, ब्लड के जो घटक हैं, उनको सबसे पहले अपन दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहले जो घटक होते हैं वो होता है प्लाज्मा, और दूसरा जो घटक होता है वो होती है रक्त कणिका। रक्त कणिका। तो दोस्तों जो प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा होता है वो रक्त में 55% यानी कि 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और लगभग 45% 45% क्या होती है, रक्त कणिकाएं होती है। अब ये जो प्लाज्मा होता है ये कैसा होता है, ये दिखाई नहीं देता, रंगहीन होता है। कैसा होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। ये भी ब्लड होता है रंगहीन, बिना रंग का। इसमें 92% जो अमाउंट होता है इस 55% में होता है पानी का, वाटर का अमाउंट होता है। इसमें 7% जो अमाउंट होता है वो होता है प्रोटीन का। और प्रोटीन कौन से, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ये आदि जो प्रोटीन होते हैं एक इसमें पाए जाते हैं जो प्लाज्मा होता है। और 1% इसमें क्या होता है, साल्ट होते हैं, कुछ जो लवण होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करें अगर रक्त कणिकाएं के बारे में, जो रक्त कणिका होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है आरबीसी, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, या इनको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरी जो होती है वो होती है प्लेटलेट्स या बिंबाणु, जिनको बोलते हैं प्लेटलेट्स, इनको क्या कहते हैं, बिंबाणु। तो ये 3 तरह की क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं। और अब इनके ही बारे में अपन देखने वाले हैं कि जो आरबीसी वो क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। अभी दोस्तों डेंगू चल रहा है, तो आप सबको सुनने में आ रहा होगा कि प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, 20,000 ही हो गई है, 50,000 ही हो गई, कमी हो गई है। तो ये प्लेटलेट्स जो होती है रक्त का ही एक भाग होती हैं, उनके बारे में भी आज के वीडियो में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होती है। दोस्तों जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स इनको कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनकी खोज किसने करी थी। तो खोज की अगर बात करें कि आरबीसी की जो खोज है वो मेलफिंगी और स्वाटरम, 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या की, इसकी खोज की। इसका जो केमिकल नाम है, रासायनिक नाम जो है वो क्या है, तो इसको बोलते हैं एंथ्रोसाइट्स। उसके अलावा क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों कि आरबीसी की लाइफ टाइम कितना होता है, इनका जीवन काल कितना होता है। यही क्वेश्चन आज तक पूछा गया है और पूछा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, कितना होता है,
120 दिन, 20 से 120 होता है, पर मैक्सिमम कितना होता है 120 दिन होता है। इसका घटक क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, इसका कंपोनेंट क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन इसका मुख्य क्या होता है, घटक होता है। अगर बात करें आरबीसी के बारे में तो इसका साइज कितना होता है या साइज कैसा होता है, तो एक जो राउंड टेबलेट होती है उसके जैसा इसका क्या रहता है, साइज रहता है। राउंड टेबलेट शेप में रहती है। राउंड टेबलेट यानी कि गोलाकार जो टेबलेट होती है, देखी होगी आपने, जो खाने की टेबलेट होती है वैसे दिखाई देती है। आरबीसी और टीबी एड्स वगैरह में भी आपने इसके बारे में देखा होगा। जो राउंड टेबलेट्स होती हैं इस प्रकार की दिखाई देती हैं आरबीसी, और ऐसा इसका क्या होता है, शेप होता है। और ये जो लगभग होता है वो 10 माइक्रोन 5 से 10 माइक्रोन के बीच होता है। 5 से 10 माइक्रोन की इसकी क्या होती है, साइज होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो अगर इनकी संख्या की बात करें तो 4.5 से 5 मिलियन पर एमसीएल क्या होता है, पर एमसीएल यानी कि प्रति माइक्रोलीटर में इतनी संख्या 4.5 से 5 मिलियन इनकी संख्या प्रति माइक्रोलीटर में होती है। और अगर आरबीसी की बात की जाए, आरबीसी की और बात की जाए तो इसमें क्या होता है, मुख्य घटक हीमोग्लोबिन होता है। और 100 ml में 100 मिलीलीटर अगर ब्लड है, उसमें अगर हीमोग्लोबिन की जो संख्या है 12 ग्राम से ज्यादा है तो ब्लड अच्छा है, ब्लड में कोई कमी नहीं है। अगर 12 ग्राम से भी कमी हो जाती है तो इसको जो रक्त है उसकी कमी बताते हैं, या 12 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन हो जाता है तो रक्त फिर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, कम काम का रह जाता है, उसमें शक्ति या एनर्जी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता, जिससे सांस की समस्या आ सकती है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो WBC होता है वो क्या होता है और उसकी खोज किसने करी थी। अगर WBC की बात करें तो इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। और अगर इनकी खोज की बात करें तो ग्रेबली नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी खोज करी थी। अगर इनके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स। जैसे कि आरबीसी का जो था एंथ्रोसाइट, और इसका जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो जीवन काल है वो कितना होता है, WBC का, इसका जीवन काल होता है लगभग 3 से 4 दिन या 2 से 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन होता है। और इसके अगर साइज की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो होता है 18 से 20 माइक्रोन, यानी कि ब्लड में सबसे बड़ी जो कणिकाएं होती है वो WBC की होती हैं। और इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या होती है लगभग 8 से 10,000, बहुत कम इनकी संख्या होती है। और एक काम क्या करती है, ये जो काम करती है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, शरीर की बैक्टीरिया को मार देती हैं, रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी जो होती है उसको क्या करती हैं, बढ़ा देती है। उसके अलावा अब जो तीसरी रक्त कणिकाएं हैं वो है प्लेटलेट्स। तो वो क्या होती है, बिंबाणु क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। और अभी जो डेंगू चल रहा है उसमें प्लेटलेट्स का ही महत्वपूर्ण रोल है। तो जो आने वाले एग्जाम्स हैं हो सकता है उनमें प्लेटलेट्स से रिलेटेड या बिंबाणु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो जो बिंबाणु होते हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या होते हैं, तो दोस्तों ये भी एक प्रकार का ब्लड ही होता है प्लेटलेट्स। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर और प्लाज्मा मिलकर ही क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी जो संख्या है वो होती है लगभग 1.5 से 4 लाख प्रति व्यक्ति। कितनी होती है, 1.5 से 4 लाख इनकी संख्या होती है।
अगर इनकी संख्या में कमी आती है, 50,000 के आसपास या 50,000 से ये कम हो जाती हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, रक्त का या रक्त स्त्राव जो होता है बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जैसे कि मुख है, कान है, नाक है, उनसे रक्त का स्त्रावण होने लगता है। और इसी को क्या कहते हैं, फीवर या प्लस डेंगू भी बोल सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं, एक और मलेरिया, या जो ये जो बीमारियां होती हैं इन सभी में यही कंडीशन होती है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी कमी होना शुरू हो जाती है। और इनका जो जीवन काल है प्लेटलेट्स का वो कितना होता है, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो होता है मैक्सिमम 1 वीक, 1 सप्ताह तक ये जीवित रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड होता क्या है, उसको भंडारित किस प्रकार से किया जा सकता है और उसका निर्माण कहाँ पर होता है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने ये वीडियो पूरा बिना स्किप किए देखा होगा और बहुत सारी चीजें आज के वीडियो से समझे होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।